Hello everyone. Today we will read the first chapter, 3 questions for the student of class 7th English. तो हम आपके चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक राजा है, उसके मन में विचार आता है कि अगर उसे उसके 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में कभी असफल नहीं हो सकता। और वो 3 क्वेश्चन क्या हैं और राजा को उनके 3 क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलते हैं और क्या मिलते हैं, यही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार एक राजा के मन में ये विचार आता है, एक थॉट आता है कि यदि उसे उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। 3 things वर, these 3 things वर, अब वो 3 क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को की शुरुआत करने के लिए सही समय क्या होता है। एंड द सेकेंड इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, और दूसरा क्वेश्चन जो उसका था वो ये था कि उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, यानी उन्हें किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और तीसरी ये कि उसे कौन सा कार्य उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो करे, उसे कौन सा कार्य करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं जो उसे करने चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उसने अपने पूरे साम्राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया। अब मैसेंजर्स क्या होते हैं? मैसेंजर्स हम दूत, जिन्हें हम दूत कहते हैं। उसने पूरे साम्राज्य में भेज दिया और ये प्रॉमिस किया कि जो भी उसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उसे रिवॉर्ड देंगे, यानी कि उसे कुछ भी इनाम दे सकते थे वो। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मैन आए राजा के पास, पर सबने अलग अलग क्वेश्चन, डिफरेंटली क्वेश्चन आंसर दिए, अलग अलग टाइप के आंसर दिए सबने। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करना चाहिए। ऑन ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम। तो यही एक तरीका है जिसे वो प्रॉपर टाइम में कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से हम कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए जब हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लीजर। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को जितने भी उसके सुख हैं, फालतू के प्लीजर्स हैं, उन पर राजा को ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। हमेशा वही काम राजा को वही कार्य करने चाहिए जो उस समय जरूरी हो। उन्हें फालतू के जितने भी उनके सुख हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। और फिर वही दूसरे लोगों ने कुछ एडवाइस दी कि उन्हें कुछ वाइज लोग चाहिए उन्हें, जैसे कि कुछ सलाहकार होने चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो कि किसी भी कार्य को एक सही समय पर करने में उनकी मदद करें। यानी कि कुछ सलाहकार राजा को रख लेने चाहिए जो उन्हें सलाह देते रहे समय समय पर कि उन्हें क्या करना है, या कि कोई ऐसा आ जाए मुद्दा कि इसमें क्या करना है तो वो सलाहकार से सलाह लेकर ही उस काम को करें। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every act. क्योंकि एक इंसान के बस में नहीं होता कि वो हर चीज़ का निर्णय खुद ले सके और सही समय पर उस समय पर क्या करना है उसका निर्णय वो खुद ले, तो ये तो संभव नहीं होता। इसलिए उन्हें कुछ उसे काउंटर करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उन्हें क्या रखना चाहिए? सलाहकार रखना चाहिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर फिर इनके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार्य बहुत जरूरी हो जाता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो उनके लिए किसी भी राजा को काउंसिल का इंतजार करना नहीं चाहिए, उन्हें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जिसे राजा को एट द टाइम उसी टाइम पर निर्णय लेना होगा, तब वो क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी, तब अब ऐसा करने के लिए तो उन्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो जान पाएंगे कि हमें उस टाइम पे क्या करना है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो ये तो काम केवल कोई मैजिशियन ही कर सकता है।
मैजिशियन यानी जादूगर जो भविष्य बता सके। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और राजा को किसी भी मैजिशियन के पास जाना चाहिए जो उन्हें उनका फ्यूचर बता सके। अब बताइए, ये कोई सही बात नहीं थी, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता है। तो कोई मैजिशियन क्या बताएगा कि फ्यूचर में कौन कौन से घटनाएं होने वाली हैं, कौन से इवेंट होने वाले हैं, तो राजा को क्या करना चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल था। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर थे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखिए, सब सेट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर द काउंसलर। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि राजा को किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, तो उसमें भी यही रिप्लाई आया कि उन्हें काउंसलर रखने चाहिए। फिर कुछ ने कहा उन्हें पंडित या प्रिस्ट पुजारियों की या पंडितों की बातें सुननी चाहिए। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ किया कि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा सोल्जर्स तो सबसे नेसेसरी होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी राजा को सोल्जर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है लड़ाई के लिए, तो सोल्जर्स की बातें उन्हें सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी कार्य कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है, जितने भी कार्य होते हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है जो एक राजा को करना चाहिए। तो उसकी रिप्लाई आता है कि सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि विज्ञान, अदर सेड फाइटिंग, और कुछ ने कहा कि उन्हें लड़ाई चूज करनी चाहिए, उन्हें लड़ाई करनी चाहिए। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए। एज द आंसर ऑफ टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो राजा के क्वेश्चंस के जितने भी आंसर आए वो सारे डिफरेंट थे, सब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग उनके आंसर से सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवॉर्ड, और फिर उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी किसी को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि राजा जब संतुष्ट ही नहीं हो पाया, उन्हें अपने क्वेश्चन का सही आंसर ही नहीं मिला, तो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, बल्कि इसकी जगह पर उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेंगे एक हर्मिट से, साधु से, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि जाने जाते थे अपनी बुद्धिमत्ता में, जाने जाते थे कि बहुत बुद्धिमान वो हर्मिट थे, वो राजा जानते थे उन्हें। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं उन्हीं हर्मिट के पास जाऊंगा जो उनके ही साम्राज्य में रहे होंगे, उनसे जाके मैं सलाह लूंगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट थे वो जंगल में रहते थे। वुड मीन्स जंगल, वो जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी नहीं छोड़ते थे, मतलब वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी भी बड़े आदमी से या किसी किंग से नहीं मिलते थे, वो नॉर्मल लोगों से ही मिलते थे, जो लोग सिंपल होते थे उन्हीं लोगों से वो मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो राजा ने भी क्या किया, राजा ने कहा अगर मैं अपने राजसी वेश में जाऊंगा तो हर्मिट तो मुझसे मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए, सामान्य से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, तो जैसे ही हर्मिट के हट के पास राजा पहुंचे, उन्होंने अपना घोड़ा भी अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, यानी अपने रक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जैसे ही वो राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचते हैं, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो वो राजा क्या देखते हैं कि हर्मिट जो है वो डिग कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड को एक वहां पर खुदाई कर रहे हैं। तो राजा ने देखा कि वो अपने हट के सामने एक खेत में खुदाई कर रहे हैं ग्राउंड में। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, तो फिर जब उन्होंने हर्मिट ने राजा को देखा तो उन्हें हाय हेलो किया, यानी कि नमस्ते किया, प्रणाम किया। ग्रीट मतलब होता है प्रणाम करना, तो उन्होंने किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वो बहुत ही बूढ़े और कमजोर हो गए थे। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैवली, और जब वो वर्क कर रहे थे यानी खुदाई कर रहे थे तो वो तेज तेज सांस ले रहे थे। ब्रीथेड हैवली मतलब वो हाफ रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो वो जो राजा थे वो हर्मिट के पास गए और उन्होंने हर्मिट से कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। तो राजा ने कहा कि वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो राजा ने अपने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समय पर क्या करना चाहिए, कौन सा सही कार्य मुझे सही समय पर करना चाहिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किन लोगों की बातें मुझे सुननी चाहिए, किन लोगों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। एंड
व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य मेरे लिए क्या क्या है, कौन से ऐसे वर्क हैं, कौन से ऐसे अफेयर्स हैं जो कि मुझे, जिन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कार्य मुझे ज़्यादा करने चाहिए, कृपया आप मुझे वो सब बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चंस राजा ने हरमिट से पूछ लिए। ठीक है, या मैं सही समय पर कौन सा सही कार्य करना चाहिए, मुझे किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, या फिर मुझे कौन से ऐसे वर्क हैं जो बहुत मोस्ट अफेयर वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो कौन से वर्क हैं जो मुझे करने चाहिए। द हरमिट लिसन टू द किंग, तो साधु ने सुना जो राजा ने कहा, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ भी बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना कार्य करते रहे, वो खुदाई कर रहे थे तो वो करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे अपना स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर कार्य करता हूँ। थैंक्स सेड द हरमिट, हरमिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, तो उसने राजा ने जो है हरमिट ने राजा को अपना स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ गए। When the king had the 2 beds, he stopped and repeated his question. तो जब उसने राजा ने 2 बेड्स यानी कि जो है उसने डक कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड को डक कर दिया। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वो रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हरमिट गेव नो आंसर, और हरमिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग ऑन हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, फिर उसने कहा, हरमिट ने कहा कि अब तुम रेस्ट कर लो, मैं वर्क करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, पर राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और बल्कि लगातार वो डिग करते रहे। 1 hour passed then another, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सूर्यास्त का समय यानी सूर्यास्त होने लगा, सन जो है ट्रीज के बिहाइंड यानी उसके पीछे छिपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर लास्ट में किंग ने अपना जो स्पेड था वो रख दिया ग्राउंड में और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे आंसर नहीं देंगे, टेल मी, तो मुझे बता दीजिए। सो आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हरमिट, तो हरमिट ने कहा अरे वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंडेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, तो राजा भी पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ ही दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा है यानी ब्लड का फ्लो हो रहा है, वहीं पर उसने अपने हाथ को प्रेस किया है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वो राजा के पास वो आदमी पहुंचता है, वो बेहोश होकर, फेंटेड मतलब होता है बेहोश होना, मूर्छित होना, वो बेहोश होकर ग्राउंड में गिर जाता है। द किंग एंड द हरमिट, तो फिर राजा और साधु, एंड देन जो राजा और हरमिट दोनों क्या देखते हैं, रिमूव द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, जब सारे क्लॉथ निकाल देते हैं उस बियर्डेड मैन के, तो देखते हैं कि स्टमक में बहुत बड़ा सा घाव है यानी चोट लगी हुई है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, तो राजा उसके घाव को धोता है और उसके बाद अपनी हैंडकरचीफ यानी अपनी रुमाल से उसे कवर करता है उसकी चोट को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून नहीं रुकता, उसका फ्लो लगातार चलता रहता है। द किंग रिड्रेस द वाउंड until at last the bleeding stop, फिर से राजा रिड्रेस करता है, फिर से उसे मरहम पट्टी करता है, तो एटलीस्ट फाइनली वो ब्लड स्टॉप हो जाता है यानी उसका फ्लो रुक जाता है, ब्लड का खून बहना बंद हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर वो जो आदमी घायल था वो कुछ बेटर फील करता है और कुछ पीने के लिए मांगता है, समथिंग वाटर। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, फिर राजा ताज़ा पानी लेकर आता है और उसे उस आदमी को दे देता है। बाय हिज टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल, फिर इतनी देर हो जाती है कि जो सन है वो एकदम डूब चुका होता है, रात हो जाती है और जो हवा है खूब ठंडी ठंडी चलने लगती है। तो फिर क्या होता है कि द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, उसके बाद वो जो वुंडेड मैन है राजा उसे ले आता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है झोपड़ी के अंदर। द मैन क्लोज हिज आइज, और उस आदमी की आंखें बंद हो जाती है, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वो शांति से सो जाता है या लेट जाता है, कुछ भी कह सकते हो। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन,
टायर्ड। जो राजा था वो बहुत टायर्ड हो जाता है, बहुत थक जाता है, सुबह से वो दिन भर काम करता है, तो वो जो भी काम करता है उसकी वजह से वो थक जाता है। लेट डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी जमीन पर लेट जाता है, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और उसके बाद वो सो जाता है वहीं पर। When he awake, it was several minutes before he could remember. तो वो जब जगता है तो कुछ मिनट के लिए तो उसे कुछ याद ही नहीं आता। तो राजा कुछ समय के लिए तो भूल ही जाता है where he was, वो कहाँ था, और who the strange bearded man laying on the bed was, और उसे तो याद ये भी नहीं याद आता कि ये कौन सा अजीब सा विचित्र आदमी है, अजनबी, जो यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ है। और वो जो आदमी है वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत ही हल्के आवाज में कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है तो उस आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो मैं तुम्हें माफ़ी किस चीज़ के लिए दूँ। You do not know me but I know you, तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am the enemy of yours who saw revenge on you. I am the enemy of yours, मैं आपका दुश्मन हूँ। Who saw revenge on you, जो आपसे बदला लेना चाहता था, because क्योंकि you put my brother to death and seize my property, क्योंकि आपने मेरे जो भाई है उसकी मृत्यु की और मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया है। I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास अकेले मिलने जा रहे हैं। And I made up my mind to kill you on your way home, तो मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं आपको उसी रास्ते पर मारूंगा। But the day passed, कि जब आप घर लौटने लगोगे तो मैं आपको रास्ते में मारूंगा। But the day passed and you did not return, पर एक दिन बीत गया और आप लौटे ही नहीं। So I left my hiding place, तो मैंने अपनी जो छिपा था जहाँ मैंने वो जगह छोड़ दी। And I came upon your bodyguard, और उसके बाद आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, पूरी रिकॉग्नाइज मी, और उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया, यानी चोटिल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड, लेकिन मैं तब भी मर जाता अगर आप मेरे घाव की मरहम-पट्टी ना करते, मुझे ना बचाते, तो मैं तब भी मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी आपको मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आप ही ने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं आपकी हमेशा, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं आपकी हमेशा एक फेथफुल सर्वेंट यानी वफादार नौकर की तरह आपकी हमेशा सेवा करता रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी, और मैं अपने पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा कि वो भी जीवन भर आपकी ही सेवा करते रहें और फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजली, तो जो राजा थे बहुत खुश होते हैं कि कितनी आसानी से मैंने अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, मैंने कि कैसे वो मेरा दुश्मन था मेरा फ्रेंड बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, तो राजा ने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसे डॉक्टर के पास भी भेजा उसके इलाज के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, जो भी मैंने सीज की है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, तो उसके बाद जब वो चला जाता है वुंडेड मैन तो राजा हट से बाहर आता है और चारों तरफ देखते हैं हर्मिट को ढूंढते हैं। बिफोर गोइंग अवे he wished once more to get answer to his question, तो जब राजा जाने लगता है हट से तो वो चारों तरफ हर्मिट को देखता ही है कि वो जाने से पहले एक बार अपने क्वेश्चन के आंसर वो फिर से जाने की इच्छा थी उसे, तो वो हर्मिट को ढूंढता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो वो हर्मिट क्या कर रहा होता है अपने घुटनों के बल बैठकर वो जो क्यारियाँ बनाई होती है उन्होंने एक दिन पहले उसमें वो बीजों को बो रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, तो मैं अंतिम बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, तो वो बोलते हैं हर्मिट से कि वाइज मैन मैं आपसे लास्ट बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। तो जो हर्मिट थे वो बोलते हैं कि यू हैव ऑलरेडी हैव बीन आंसर, तुम्हारे पास तो उसका आंसर पहले से ही है। सेड द हर्मिट इज स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एंड स्टूड बिफोर हिम, तो राजा को देखते हुए जैसे वो घुटने को बल बैठे होते
उसी में देखते हुए वो बोलते हैं राजा से कि तुम्हें तो अपने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता है, हाउ हैव आई बीन आंसर, तो मैं क्या आंसर दूँ, व्हाट डू यू मीन, सॉरी, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो राजा बोलते मेरे पास आंसर है, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me you would have gone away, तो उसने कहा तुमने नहीं देखा कि कैसे तुमने मेरे ऊपर दया आई थी तुम्हें कल, और तुमने मेरी हेल्प की थी क्यारी बनाने में, और उसके बाद तुम घर ही नहीं गए। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करते तो वो जो मैन था वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और जब तुमने काम किया उसके बाद वो आदमी आया, उसकी तुमने मरहम पट्टी की, तो तुम यहीं पर रुक गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, वो जो तुमने क्यारियों की खुदाई की थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस आफ्टरवर्ड, और वही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस हो गया। यानी कि वो टाइम, जिस टाइम तुमने डिगिंग की और तुम यहाँ पर रुके, वो टाइम सबसे मेन था, और तुमने जिसकी हेल्प की, यानी कि वो हर्मिट की हेल्प की थी ना, तो वो हर्मिट, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मेन व्यक्ति था, और जो कार्य तुमने मेरे लिए किया, कौन सा कार्य किया, मेरे लिए अच्छा ही कार्य किया ना, मेरी हेल्प की, वो कार्य उस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। व्हेन द मैन रैन टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आफ्टरवर्ड, और इसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ कर आया, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वही था जब तुमने उसकी केयर की, वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करते तो वो तुम्हारे साथ उसके अच्छे संबंध नहीं बनते, और उससे पहले ही वो मर जाता। तो वो कार्य जो तुमने किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और वो जो मैन था वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। तो दो एग्जाम्पल दिए साधु ने, एक अपना एग्जाम्पल दिया और एक उस वुंडेड मैन का एग्जाम्पल दिया कि देखो जो भी कार्य, क्योंकि हम फ्यूचर में तो जा नहीं सकते, फ्यूचर में नहीं दे सकते, तो प्रेजेंट में जो भी वर्क हमारे पास हो वही वर्क हमें करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम नहीं जा सकते। तो अगर प्रेजेंट में कुछ भी काम आप अच्छे से करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा फ्यूचर में, और वही मन लगा के वही कार्य आपको अच्छे से करना चाहिए। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो हर्मिट ने यही बताया कि एक ही समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अब है, यानी कि जो प्रेजेंट में आपके पास समय है जो चल रहा है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसी को अच्छा बनाओ। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एंड पावर टू एक्ट, क्योंकि उसी टाइम तो आपके पास पावर होता है कि आप उस समय क्या कर सकते हो। क्या आपके पास पावर है अभी से कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो? नहीं ना। तो अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओगे तो फिर फ्यूचर में भी अच्छा ही होगा। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वही होगा जो उस मूवमेंट में तुम्हारे साथ होगा। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम कभी किसी से दोबारा मिले ना मिले, तो जो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ है तो उसके साथ ही अच्छा करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य जो तुम्हारे साथ उस समय है, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पर्सन है, उसके लिए जो तुम्हें कार्य करना है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क वही है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें संसार में जन्म इसलिए मिला है क्योंकि हम लोगों का अच्छा कर सकें, उनके साथ कुछ अच्छा कर सकें। तो जो प्रेजेंट में हम कार्य करेंगे वही हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, और जो प्रेजेंट में जो व्यक्ति हमारे साथ है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन? एंड सेकंड, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? फोर्थ है, did the wise man win the reward? If not, why not? Fifth question है, how did the king and the hermit have the
wounded man. 6th है who was the bearded man. इसका सेकंड पार्ट है why did he ask for the king's forgiveness. And 7th question is the king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? And the 8th question is what were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिखेंगे और लिखने के बाद फेयर कॉपी में लिखेंगे, लिखने के बाद आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे. तो थैंक यू.